नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वॉर ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज दुनिया भर से जो इस वक्त आ रही है। लेकिन शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हमास नेता याह्या सिनवार के करीब पहुंच चुकी है इजरायली डिफेंस फोर्स। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है सिनवार तक जल्द पहुंचेगी सेना, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा है कि जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। बड़ा बयान, क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने बात कही है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, याह्या सिनवार के भाई के दफ्तर पर हमला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है मोहम्मद सिनवार के दफ्तर पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दफ्तर से मिले हमास के अहम दस्तावेज, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल का पुनर्जन्म, ऑपरेशन जेरिको आरंभ। तेल अवीव का कोट जेरिको गाजा के अस्तित्व पर खतरे का संकेत है। आशंकाएं हैं कि इजराइल ने वर्तमान गाजा से हमास को विलुप्त करने के लिए सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इजराइल सरकार के मंत्री और सांसद इस बात के संकेत दे चुके हैं। क्या गाजा का मानचित्र बदलने जा रहा है? क्या गाजा में बिना परमाणु हथियार के परमाणु हमले जैसा विनाश होने वाला है? और क्या इसी इरादे से इजराइल नागरिकों को उत्तरी गाजा से निकाल रहा है? क्या है इजराइल का ऑपरेशन जेरिको और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ना गाजा में राज, ना गाजा पर कब्जा, ये इजराइल ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन गाजा में सबसे विनाशक ऑपरेशन जारी है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायली फोर्स हमले कर रही है। उद्देश्य है हमास का अंत और इस उद्देश्य की बलि चढ़ रही है गाजा पट्टी। हमास के वार और इजराइल के पलटवार जारी है। युद्ध की शुरुआत से अब तक हमास इजराइल पर 9,500 रॉकेट हमले कर चुका है। 9 नवंबर को हमास ने 200 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर 35,000 टन से ज्यादा बारूद बरसा चुका है। और ये बारूदी वर्षा लगातार जारी है। लेकिन सवाल यही है कि गाजा में हमास की समस्या का इजराइल ने क्या समाधान निकाला है? इसकी झलक मिलती है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से। We don't seek to govern Gaza. We don't seek to occupy it, but we seek to give it and us a better future and the entire. गाजा का वर्तमान है विध्वंस और बारूद, लेकिन संकेत ऐसे हैं कि गाजा पर अभी सबसे विनाशक बारूदी वर्षा हो सकती है, जिससे पूरा गाजा एक बार में खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा को हमास विहीन, कट्टरपंथ मुक्त करके दोबारा बनाना है। दोबारा बनाना, यही वो शब्द है जिसने गाजा पर महाविनाशक बारूदी वर्षा की आशंका बढ़ा दी है। और ये आशंका सच साबित हो सकती है। क्योंकि इजराइल गाजा को खाली करा रहा है।
रविवार को 2000 लोगों को गाजा से निकाला गया। सोमवार को 5000 लोगों ने गाजा पट्टी छोड़ी। मंगलवार को 15000 फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा के लिए निकले। बुधवार को 50000 लोग उत्तरी गाजा छोड़कर चले गए और गुरुवार को 80000 लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भेज दिया गया। 5 दिन में 1,52,000 लोग गाजा छोड़ चुके हैं। गाजा खाली हो रहा है और यही इजराइल चाहता है। तो इजराइल का प्लान क्या है? गाजा खाली कराने के बाद क्या पूरी पट्टी को खत्म कर दिया जाएगा? क्या खाली गाजा में हमास के ठिकानों पर न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी है? क्या गाजा में परमाणु विहीन जेरिको मिसाइल से विध्वंस किया जाएगा? इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया कि गाजा को रीबिल्ड यानी फिर से बसाया जाएगा। गाजा खाली हो रहा है और नेतन्याहू के बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के खाली होते ही हमास के खिलाफ ऑपरेशन जेरिको छेड़ दिया जाएगा। ऑपरेशन जेरिको का मतलब होगा गाजा का संपूर्ण विनाश, क्योंकि ये इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जेरिको इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को 1960 में डिजाइन करना शुरू किया गया था। फ्रांस की दसों एरोस्पेस कंपनी के साथ इसका डिजाइन तैयार किया गया। 1969 में जेरिको का पहला मॉडल तैयार हुआ। आज ये इजराइल की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। इस मिसाइल से बिना न्यूक्लियर वॉरहेड हिरोशिमा जैसा हमला किया जा सकता है। इजराइल की मिसाइल विनाश का दूसरा नाम है। आधिकारिक तौर पर इजराइल के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ये मिसाइल परमाणु हमले जैसा विनाश करने की ताकत रखती है। इजराइल की सबसे एडवांस्ड महाविनाशक मिसाइल का नाम है जेरिको 3। ये मीडियम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जेरिको 3 मिसाइल का पहला टेस्ट 2008 में किया गया था। 2011 में अंतिम और सफल टेस्ट के बाद इसे आईडीएफ की सर्विस में तैनात कर दिया गया। इस मिसाइल का वजन 29,000 किलोग्राम होता है। आमतौर पर इस मिसाइल में 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जाता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला करने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई 16 मीटर होती है। जेरिको 3 की मारक क्षमता 4,800 किलोमीटर से 6,500 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 1,300 किलोग्राम तक की है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल गाजा पर इस मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या गाजा पट्टी से इसीलिए नागरिकों को निकाला जा रहा है कि हमास पर बेरोक टोक सबसे विनाशक हमला किया जा सके? आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के नेता मंत्री ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ये इजराइल की सांसद टैली गॉटलिव हैं और इन्होंने नेतन्याहू से जेरिको मिसाइल हमले की मांग की है। टैली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, रणनीतिक सलाह है कि थल सेना भेजने से पहले डूम्सडे हथियार जेरिको मिसाइल से हमला करो। गाजा में इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है और इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए इजराइल के नेता मांग कर रहे हैं कि सेना नहीं मिसाइल से हमला हो और हमास को गाजा सहित खत्म कर दिया जाए। इजराइल के एक और मंत्री ने ऐसी ही मांग की है।
ये हैं इजराइल के मंत्री अमिचाई इलियाहू। इन्होंने कहा है कि युद्ध में हमास पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार विकल्प है। अमिचाई इलियाहू के बयान पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। रूस इस जंग से अरब में अपना सिक्का जमाने का प्लान बना रहा है और इजरायली मंत्री के बयान पर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि इजरायल के बयान से संकेत मिलते हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है और वो इनका दुरुपयोग कर सकता है। ये उकसाने वाला बयान है। इजरायल के नेताओं के बयान, नेतन्याहू का प्लान और रूस की त्वरित प्रक्रिया इस बात के संकेत हैं कि गाजा पर महाविनाशक हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास की गाजा के लोगों पर गोलीबारी। अल नजर अस्पताल में गोलीबारी की गई। अस्पताल छोड़ने वालों पर हमास ने हमला किया, ऐसा कहा जा रहा है। हमास ने गाजा के लोगों को लौटाया, आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। सिर्फ गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन बेहद तेज रफ्तार से चल रहा है। पहले वेस्ट बैंक में सिर्फ हमास के हिमायतियों के खिलाफ मुहिम चल रही थी, लेकिन अब इजरायल की सेना ने जेनिन कैंप को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अभियान छेड़ दिया है। जेनिन हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके हथियारों के साथ सेना से जंग लड़ रहे हैं। हमास और जेनिन ब्रिगेड को खत्म करने के लिए जेनिन में सेना की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है और कई इलाकों को आगे के हवाले भी कर दिया गया है। यहां हवाई हमले तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर भीषण युद्ध जरूर चल रहा है। धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट और इजरायली सैनिकों का एक्शन। देखकर तो यही लगता है कि ये भी गाजा में चल रहे ऑपरेशन की तस्वीरें। लेकिन ये गाजा नहीं, बल्कि उससे कुछ दूर वेस्ट बैंक का जेनिन है। गाजा के अलावा अगर इस वक्त कहीं सबसे ज्यादा तनाव है तो वो है वेस्ट बैंक का जेनिन। वेस्ट बैंक के कुछ रिहायशी इलाकों में इसी तरह ऑपरेशन चल रहा है। गलियों में सर्च अभियान चल रहा है, घरों की तलाशी हो रही है। जेनिन में इस वक्त युद्ध का सबसे भीषण दौर शुरू हो गया है। गोलियों की आवाज के बीच एक बड़े इलाके में आग लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना विद्रोहियों से निपटने के लिए उनके ठिकानों को जला रही है। जेनिन में इस जंग की वजह आपको बताते हैं। इजरायली सेना जेनिन के कैंपों को आतंकियों का गढ़ बताती है। कैंप में इस्लामिक जिहाद, हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा करती है। जेनिन में इजरायली सेना की सबसे बड़ी मुसीबत जेनिन ब्रिगेड है। इजरायल में हमास के हमले के बाद से ही इजरायल की सेना ने यहां सर्च अभियान शुरू कर दिया था। सेना की कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और कई जगहों में झड़पों के बाद लोग जख्मी हुए। इसके बाद से ही यहां सेना के साथ हिंसा शुरू हुई, जिसे इजरायली सेना जेनिन ब्रिगेड और हमास के हमले बताती है।
जेनिन कैंप में इजराइल के लिए इस वक्त जेनिन ब्रिगेड ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये फिलिस्तीन में सबसे नए चरमपंथी गुटों में से एक है। 2021 में पीआईजे के एक लड़ाके जमील अल अमौरी ने इसे बनाया था। जेनिन कैंप में ये संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव है और इसे ही ठिकाना माना जाता है। जेनिन ब्रिगेड में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अलावा अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके शामिल हैं। हालांकि इजराइल की सेना इसे बहुत ताकतवर नहीं मानती, लेकिन मौजूदा तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि जेनिन ब्रिगेड का समर्थन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि गाजा में निहत्थे लोगों के साथ सेना की झड़पों की तस्वीरें भी आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि जेनिन ब्रिगेड और हमास के नाम पर इजरायली सैनिक रिहायशी इलाकों को नष्ट कर रही है। सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह आग लगाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि इजरायली सैनिक एम्बुलेंस का रास्ता भी रोक रहे हैं। सड़कों पर तलाशी अभियान के नाम पर बिना जांच पड़ताल के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। दहशत की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल में ही छोड़कर चले गए हैं। लोगों को लग रहा है कि स्कूल में रहने की वजह से बच्चों की जान जरूर बच जाएगी। जेनिन में ऐसे हालात बनने की वजह भी अब आपके सामने है। ऑटोमेटिक गन और बुलेट प्रूफ जैकेट। हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर लगता है जैसे इजरायली आर्मी के जवान हो। जेनिन में जगह जगह जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं और आम लोग उनके समर्थन में सड़कों पर हैं। भीषण युद्ध के बीच लगातार मौतें हो रही हैं और लोग जख्मी हो रहे हैं। जेनिन में इजरायल ने जितनी ताकत झोंकी है उससे कई आशंकाएं भी हैं। माना जा रहा है कि इस बार इजरायली फोर्स हमास के सफाई के नाम पर जेनिन कैंप को पूरी तरह खत्म कर देगी, ताकि भविष्य में यहां कोई संगठन ठिकाना ना बना सके। अब सवाल यह है कि क्या वेस्ट बैंक पर इस बार इजरायल कब्जा कर लेगा? वेस्ट बैंक से सक्रिय सभी संगठनों को खत्म कर दिया जाएगा? क्या वेस्ट बैंक का इलाका इस बार नाम मात्र का रहने वाला है? जेनिन में लड़ाकों के साथ इस बार आम लोगों के घर और गाड़ियों को भी सेना टारगेट कर रही है। अब तक कई बाजार जलाए जा चुके हैं। सड़कों पर सेना की तैनाती है और जेनिन की सप्लाई लाइन बहुत पहले ही काट दी गई थी। वेस्ट बैंक में सेना की तैनाती भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन इसी तरह गाड़ियों में भरकर यहां सैनिक भेजे जा रहे हैं। 1 महीने से जारी इस ऑपरेशन में अब तक हजारों सैनिकों को वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। इस वीडियो में जेनिन से निकलने वाली एक सड़क दिखाई दे रही है। जेनिन की सड़कों पर इस तरह की घेराबंदी है कि जख्मी लोगों को भी निकाल पाना मुश्किल है। जेनिन की सड़कों पर अब सेना के जवान भीड़ पर भी गोलियां बरसा रहे हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी में आम लोगों को गोलियां लग रही हैं। इजरायली सैनिकों के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुली छूट दे दी गई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार इजरायल या तो वेस्ट बैंक को कब्जे में लेगा या फिर वेस्ट बैंक में इतनी तबाही मचेगी कि इजरायल की खिलाफत करने वाले संगठन पूरी तरह से खत्म हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वो जंग शुरू हो गई है जिसका खतरा 1 महीने से मंडरा रहा था। इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुल गया है। ये यमन का फ्रंट है। यमन की तरफ से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप इसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। बैलिस्टिक मिसाइल से खुद को बचाने के लिए इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि अब इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल यमन पर भी हमला करने वाला है?
गाजा युद्ध अब महायुद्ध का शक्ल लेता जा रहा है। गाजा युद्ध महाविनाश की वजह बनता जा रहा है। युद्ध की बारूदी आग कम होने के बजाय लगातार विकराल होती जा रही है। इजराइल और हमास की ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसमें कई देश भस्म होने वाले हैं। इस जंग में एक एक कर कई देशों की एंट्री होती जा रही है। इजराइल पर सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला हूती ही कर रहे हैं। अब यमन के हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। इजराइल के खिलाफ तीसरा फ्रंट खुल गया। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हूती ने भी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। हूती अब तक इजराइल पर ड्रोन हमले कर रहे थे, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे। हूती ने इजरायली धरती पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसी के साथ आईडीएफ और हूती में वार पलटवार का दौर शुरू कर दिया। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो इजराइल को एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। इस युद्ध में यह पहली बार है जब इजराइल को एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। गुरुवार शाम हूती ने सबसे पहले इजराइल के इलॉट में ड्रोन दागा। ड्रोन एक स्कूल पर जाकर गिरा। हूती ने यह ड्रोन सीरिया से फायर किया। माना जा रहा है कि यह ड्रोन हूती ने इजरायली डिफेंस और रूट को चेक करने के लिए भेजा था। इजरायली धरती पर ड्रोन हमला सफल रहा। इसके कुछ ही घंटे बाद यमन से बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार शुरू हो गया। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को दहलाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। मिसाइल को हवा में तबाह करने के लिए इजराइल ने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने सिर्फ एरो ही नहीं बल्कि पैट्रियट से भी खुद की रक्षा की। लेकिन अगर एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली धरती दहल जाती। जी हां, अगर एरो 3 ड्रोन नहीं होता तो इजरायली धरती पर बहुत बड़ा विनाश हो जाता। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के चंद घातक और खतरनाक एयर डिफेंस में से एक है। यह चंद सेकंड में विस्फोट करने आ रही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का पता लगा लेता है। यह उस मिसाइल में लगे घातक वॉरहेड को ट्रैक करता है। इसके बाद हवा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए एरो 3 को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है। इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर, यानी ये 2400 किलोमीटर दूर मौजूद किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने का मादा रखता है। सटीकता के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। ये 90% सटीकता के साथ टारगेट को खत्म कर देता है। यही वो एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को लाल सागर के ऊपर तबाह कर दिया। हूती सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। हूती इजराइल के साथ साथ इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बना रहे हैं। हूती के हमलों में अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। पिछले 25 दिनों में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर 55 बार हमले हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमले हूती ने किए हैं।
हूती के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने समंदर में बहुत बड़ी तैनाती कर रखी है। भूमध्य सागर से लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। बावजूद इसके हूती के हमलों में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को हूती ने अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया। इजराइल और अमेरिकी बेस पर जो हमले हो रहे हैं वो ईरान के आदेश के बाद हो रहे हैं। ईरान के इशारे पर हमास, हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे संगठन इजराइल के खिलाफ बारूदी ऑपरेशन चला रहे हैं। असल में रईसी इजराइल के खिलाफ एक साथ कई मोर्चा खोलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इजराइल के खिलाफ यमन फ्रंट ओपन कर दिया है। फिलहाल जिस युद्ध का डर था वो शुरू हो चुका है। इजराइल और हूती में आघात और प्रतिघात शुरू हो गया है। बैलिस्टिक हमले के बाद इजराइल किसी भी वक्त यमन पर हमला कर सकता है। IDF हूती के खिलाफ एयर ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। अगर यमन पर हमला हुआ तो ईरान को युद्ध में उतरने से कोई रोक नहीं सकता। ईरान जंग में उतरेगा तो एक तरफ ईरान समेत कई अरब देश होंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और इसी के साथ शुरू हो जाएगा द ग्रेट वॉर ऑफ अरब। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हमास का हथियार डिपो पर बड़ा कब्जा। समंदर के किनारे मिला है हथियार डिपो। इजराइल ने हथियार डिपो को खत्म कर दिया है। हथियार डिपो पर मिसाइल का जखीरा बरामद किया गया था, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया। On the beach. नौ नवंबर की रात इजराइल ने गाजा के अस्पतालों के पास भीषण एयर स्ट्राइक की। IDF ने एक ही रात में 7 अस्पतालों को टारगेट किया। महज 5 घंटे में इजराइल ने 100 से ज्यादा बम गिराए। ये धमाके अस्पताल परिसर और आसपास की इमारतों पर किए गए, जिससे हर तरफ चीख पुकार मच गई। अस्पतालों के अंदर और बाहर शेल्टर में मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। सवाल यह है कि इजराइल गाजा के अस्पतालों को क्यों टारगेट कर रहा है? आखिर इसके पीछे इजराइल की रणनीति क्या है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहीं एक साथ दर्जनों बम बरस रहे हैं। कहीं बैक टू बैक धमाके पूरे इलाके को दहला रहे हैं। तो कहीं बमबारी के बीच लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। आधी रात गाजा के शहर इजराइल के हमलों से एक बार फिर दहल उठे। 9 नवंबर की रात इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर परवाज भरी और गाजा के अलग अलग इलाकों पर 100 से ज्यादा बम गिराए। मगर इस बार इजरायली बारूद का टारगेट गाजा के शहरों में मौजूद रेफ्यूजी कैंप और अपार्टमेंट नहीं थे, बल्कि इस बार उनके निशाने पर थे गाजा के अस्पताल और उनके आसपास के इलाके। आधी रात इजरायल की वायुसेना ने गाजा के छोटे बड़े अस्पतालों के परिसर और उनके आसपास के इलाके पर बारूद बरसाया, सीरियल बॉम्बिंग की। इजरायल के प्राइम टारगेट पर गाजा के बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल थे। अल शिफा अस्पताल, इंडोनेशिया अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, अल नस्र बाल चिकित्सालय, अल अवदा अस्पताल और अल रत्नीसी अस्पताल। ये सभी गाजा के बड़े और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं।
इजराइल गाजा के अस्पतालों को क्यों टारगेट कर रहा है, इसके पीछे इजराइल का क्या मकसद है, हर सवाल का जवाब आपको देंगे, मगर उससे पहले इजराइल की भीषण हमलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बैक टू बैक बम धमाके हो रहे हैं। धमाकों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे गिनना नामुमकिन है। बारूदी बारिश के बीच लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें इंडोनेशियाई अस्पताल के ठीक बाहर की, जहां आईडीएफ ने जबरदस्त बमबारी की। धमाके के बाद अस्पताल के अंदर भी कोहराम मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये वीडियो भी इंडोनेशियाई अस्पताल का है, जरा देखिए। धमाकों के बीच जान बचाने के लिए लोग कार के पीछे छिपे बैठे हैं। चीख पुकार की आवाजें भी साफ साफ सुनी जा सकती हैं। अस्पताल की पार्किंग में एम्बुलेंस खड़ी है और एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये तस्वीरें अल अब्दा अस्पताल की हैं, जहां इजराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा बम गिराए। हमलों में अस्पताल की कई एम्बुलेंस तबाह हो गईं। सेंट्रल गाजा में मौजूद अल रत्नीसी अस्पताल पर भी इजराइल ने बम गिराए। धमाकों के बाद अस्पताल की पार्किंग में मौजूद गाड़ियों में आग लग गई। अस्पताल की पहली मंजिल का कुछ हिस्सा भी धू धू कर जलने लगा। ये वीडियो नस्र चाइल्ड स्पेशलिटी अस्पताल के पास धमाके के बाद का है। जरा देखिए, खिड़कियां टूटी हुई हैं, सारा सामान बिखरा है, हर तरफ राख मौजूद है। बीती रात इजराइल ने गाजा के अस्पतालों पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की, जिससे ईरान एक बार फिर आग बबूला हो गया है। ईरान ने इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा, इजराइल ने कई अस्पतालों को निशाना बनाया है, अस्पतालों के आसपास हवाई हमले किए हैं। ये हमले युद्ध को बढ़ावा देने वाले हैं। आने वाले वक्त में इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। ईरान का संदेश साफ है, अगर अस्पतालों पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा। हालांकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि गाजा में जहां हमास की मौजूदगी है, वहां की जमीन इजरायली बारूद से छलनी होकर ही रहेगी। यही वजह है कि आईडीएफ इजराइल के अस्पतालों को टारगेट कर रहा है। बीती रात इजराइल के प्राइम टारगेट पर गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल था। अल शिफा अस्पताल के परिसर और इसके आसपास के इलाकों पर इजराइल ने कारपेट बॉम्बिंग की। अस्पताल के पास बने शेल्टर में लोग सोए हुए थे, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। शेल्टर में सोए हुए लोग बाहर निकलकर भागे तो देखा हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ये तस्वीरें भी अल शिफा अस्पताल की हैं, जहां धमाके के बाद मैटरनिटी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए अस्पताल के बाहर भागते दिखे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल अस्पताल में मौजूद मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल का दावा इससे ठीक उलट है। इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के पास हमास के मिलिट्री बेस मौजूद है। हमास की इंटेलिजेंस यूनिट यहीं से काम करती है। 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग यहीं से की गई थी। यहाँ हमास के लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर भी है। इजराइल के मुताबिक आईडीएफ अपने एयर अटैक में इन्हीं ठिकानों को तबाह कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवानों का प्राइमरी टारगेट भी अल शिफा अस्पताल के पास मौजूद मिलिट्री बेस है। अब तक के ऑपरेशन में हमास के 50 लड़ाके मारे गए हैं। हमास की कई सुरंगें तबाह हो गई हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर साइट बर्बाद कर दी गई है। रॉकेट फैक्ट्री भी इजराइल ने तबाह कर दी। इजराइल बीते 2 हफ्तों से दावा कर रहा है कि हमास गाजा के अस्पतालों को रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास के अहम ठिकाने इन्हीं अस्पतालों के पास हैं, जिन्हें तबाह किए बिना हमास को खत्म करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा युद्ध के साथ ही अरब देशों में वर्चस्व का युद्ध भी शुरू हो गया है। रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक होनी है। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ एकता का प्रदर्शन करना है, लेकिन उससे पहले ही अरब देशों में दरार पड़ गई है। सऊदी अरब का रुख इजराइल के पक्ष में नजर आने लगा है। यहां तक ऐलान कर दिया गया है कि मुस्लिम वर्ल्ड इस जंग से दूर रहे, जबकि ईरान और तुर्की चाहते हैं कि इस जंग में अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़े हों। सवाल यह है कि सऊदी ऐसा क्यों कह रहा है और क्या अरब में ईरान बनाम सऊदी की जंग शुरू हो गई है।
इसराइल और हमास की जंग शुरू होते ही ये मान लिया गया था कि अरब देश इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा हुआ भी। जंग की शुरुआत में ज्यादातर देशों ने इसराइल के खिलाफ रुख अपनाया और हमास का समर्थन किया। सात अक्टूबर को जब इसराइल पर हमले हुए तो ज्यादातर अरब देशों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब गाजा पट्टी में इसराइल ने हमास के ठिकाने ध्वस्त करने शुरू किए तो अरब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यहां तक कि सऊदी अरब ने भी जंग छिड़ने के बाद इसराइल से दूरी बनानी शुरू कर दी। 13 अक्टूबर को रियाद ने कहा कि इसराइल के साथ संबंध सुधारने की प्रक्रिया पर जंग का बुरा असर हो रहा है। करीब करीब महीने भर बाद अरब में राजनीति की दशा और दिशा बदलती दिख रही है। ये है मक्का की ग्रैंड मस्जिद के इमाम ए काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदाइज। उन्होंने जो कहा उससे साफ है कि सऊदी जंग में किसके साथ खड़ा है। काबा के पद का अर्थ है इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के इमाम, और उनके बयान का पहला मतलब है कि हमास अराजक है और उसका युद्ध अनैतिक है, और दूसरा मतलब है दुनिया के मुस्लिम देशों को हमास का समर्थन न करने की अपील। सऊदी अरब में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल से हमास विरोध का ऐलान हो चुका है। दूसरे शब्दों में मतलब इजराइल का समर्थन। लेकिन सिर्फ यही एक संकेत नहीं है। दूसरा संकेत है इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए इजरायलियों के लिए संवेदनाएं जताई हैं। It is unfortunate that we are meeting at a time of heightened crisis around the world, certainly in the Middle East, where I come from. We're troubled and we're pained by the suffering at the human level. ये दो संकेत ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अरब की राजनीति की दिशा पलट रही है। इजराइल के साथ सऊदी के बिगड़ते रिश्ते एक बार फिर सुधार की तरफ बढ़ने लगे हैं, और ये अमेरिका की विदेश नीति का असर हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने युद्ध के बाद से सऊदी अरब के 2 दौरे किए। इस दौरे में अरब की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। सऊदी अरब को ईरान और तुर्की के गठबंधन की रणनीति समझ आ चुकी है। ईरान अरब देशों की राजनीति का प्रमुख बनना चाहता है। हूती मिलिटेंट संगठन को ईरान ने युद्ध में सक्रिय कर दिया है। हूती संगठन सऊदी अरब पर भी हमले करता रहा है। सऊदी अरब हूती जैसे संगठनों का समर्थन करके अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहता, और ईरान को अरब में वर्चस्व बनाने से रोकने के लिए सुर बदल रहा है। रविवार को सऊदी में ओआईसी की बैठक होने वाली है, और 11 साल में ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचने वाला है। लेकिन ओआईसी बैठक से पहले ही सऊदी ने रुख जाहिर कर दिया है। इसका मतलब है अरब का 2 खेमों में बंटना। अरब में एक खेमा तुर्की और ईरान का है जो हमास का समर्थन करता है। दूसरा खेमा सऊदी अरब का है जो हमास के विरोध में है। ईरान तुर्की के खेमे में मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, लीबिया, यमन, सूडान और ओमान है। दूसरी तरफ सऊदी के खेमे में यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन है। इजराइल की जंग से अरब के संगठित होने की जो सूरत बन रही थी वो साफ साफ 2 खेमों में बंट चुकी है, और ये जंग ईरान बनाम सऊदी अरब होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में हमास के सफाई का अभियान आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ दुश्मनों का इजराइल को कई मोर्चे पर उलझाने वाला प्लान भी आगे बढ़ रहा है। इजराइल पर हमला करने वाले तमाम संगठनों को मजबूत बनाने के बाद अब बारी जंग के ऐलान की है। एक बड़े युद्ध की शुरुआत लेबनान से हो सकती है। तैयारी पूरी करने के बाद नसरल्लाह दुनिया के सामने फिर बयान देने आने वाला है। माना जा रहा है कि इस जंग का ऐलान होगा और हिजबुल्लाह के साथ यमन से हूती भी इजराइल पर मिसाइलों का प्रहार शुरू कर देंगे।
इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान अब 3 दिशाओं से आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल इजराइल की फौज गाजा और वेस्ट बैंक में युद्ध लड़ रही है, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर भी तबाही और हमले का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब इजरायली लड़ाकू विमान गाजा और लेबनान दोनों तरफ उड़ान भर रहे हैं। सैनिकों के नुकसान का भी 2 पॉइंट बन चुका है। जल्द ही तीसरा मोर्चा भी खुलने वाला है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल अपने दुश्मनों के 3H और 3F फॉर्मूले में फंसने वाला है। सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में समझ लीजिए। 3H का मतलब हमास, हिजबुल्ला और हूती से है, जबकि 3F का 3 फ्रंट का मतलब गाजा, लेबनान और यमन है। गाजा में युद्ध जारी है, लेबनान पर संघर्ष तेज है और यमन से हमले की कई कोशिशें हो चुकी हैं। अब फिलहाल नजर अगले 24 घंटे पर है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला पर है और उसके चीफ नसरल्ला पर है। लेबनान में मिसाइलें तैयार हैं, रॉकेट तैयार हैं, लड़ाके बुला लिए गए हैं। इंतजार है तो बस नसरल्ला के ऐलान का। आशंकाओं और अटकलों में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि नसरल्ला 8 दिनों के भीतर दूसरी बार बयान देने आ रहा है और माना जा रहा है कि इस बार ऐलान जंग होगा। इजराइल और अमेरिका को जंग का यकीन लगातार आ रही धमकियों की वजह से है। नसरल्ला ने अमेरिकी युद्धपोत को उड़ाने की धमकी दी है। नसरल्ला ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। नसरल्ला इजरायली सैन्य बेस को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। हिजबुल्ला चीफ की धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों सतर्क हैं। भूमध्य सागर में इस वक्त अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। मिसाइल कैरियर्स को अलर्ट पर रखा गया है। मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की ताकत रखने वाले युद्धपोत से निगरानी चल रही है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर हिजबुल्ला के लड़ाकों के पास एंटी शिप मिसाइल से है। फिलहाल अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। युद्ध का ऐलान तो बाकी है, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर लगातार बारूदी धमाके हो रहे हैं। इजरायली वायुसेना के हमलों के जवाब में हिजबुल्ला ने फिर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया है। हिजबुल्ला ने 8 एंटी टैंक मिसाइलें फायर की हैं। इजरायल के कई सैनिक हमले में जख्मी हुए हैं। इजरायल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों को नष्ट किया है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि हमले में इजरायल के 2 मरकावा टैंकों को नष्ट किया गया है। टैंक के क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई है। इजरायल की सीमा में उठ रहे धुएं की तस्वीरों को भी जारी किया गया है। हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल का हवाई हमला जारी है। इजरायली वायुसेना के विमानों ने एक बार फिर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया। इजरायल की आर्टिलरी ने भी हमला किया। एरियल स्टिंग मोर्टार का इस्तेमाल किया। हवा और जमीन दोनों से हमले जारी हैं। हिजबुल्ला की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में एंटी शिप मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन है। धमकी अमेरिका के लिए है। हिजबुल्ला ने अमेरिकी फ्लीट को उड़ाने की धमकी दी है। हिजबुल्ला ने एक और वीडियो जारी किया है। दावा है कि इसमें दिख रहे सैनिक इजरायल के हैं। हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि अब इससे भी बड़े धमाके होंगे और इसी तरह से इजरायल के सैनिक मारे जाएंगे। धमकियों और धमाकों के बीच आशंका एक बड़े युद्ध की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में जब से इजराइल के हमले शुरू हुए हैं, तभी से ईरान युद्ध में उतरने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का कई बार ऐलान कर चुका है, लेकिन ईरान ने अब तक युद्ध नहीं छेड़ा है। ईरानी सेना युद्ध में अब तक नहीं उतरी है। तो सवाल यही है कि आखिर गाजा युद्ध को लेकर रईसी का प्लान क्या है? क्या ईरान प्रॉक्सी के जरिए ही जंग लड़ेगा? क्या ईरान असल में युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा?
एक तरफ गाजा में महाविध्वंस हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर हर रोज विस्फोट हो रहा है। एक तरफ गाजा में बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है तो दूसरी तरफ सुपर पावर पर आघात हो रहा है। जिस तरह गाजा में युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है, उसी तरह अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी जाल से बाइडेन और उनकी सेना परेशान है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट, ये वो अस्त्र हैं जिससे ईरान के प्रॉक्सी इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई हमले हुए। ड्रोन हमलों से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य बेस दहल उठे। हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। बीती रात इराक के अल हरीर और सीरिया के एन अल असद बेस पर फिर हमले हुए। इन हमलों के वीडियो भी जारी हुए हैं। अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं वो ड्रोन से हुए हैं। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन हमलों में न सिर्फ अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं बल्कि अमेरिका के हथियार भी तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसमें अमेरिका के कई सैनिक मारे गए, कई घायल भी हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसमें अब तक 60 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान से अपील की थी कि वो कट्टरपंथी संगठनों का साथ देना बंद कर दे, लेकिन रईसी और उनकी सेना ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि ईरान इसी तरह से कट्टरपंथी संगठनों को हथियार देता रहेगा। अमेरिकी बेस पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे। तो सवाल यही है कि क्या ईरान सीधे तौर पर युद्ध में ना उतरकर अपने प्रॉक्सी के सहारे प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा? क्या वो इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टरपंथी संगठनों के जरिए ही सबक सिखाना चाहता है? फिलहाल तो यही लग रहा है। ईरान एक महीने से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहा है, लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। ईरान अपने प्रॉक्सी से ही हमले करवा रहा है। इसकी वजह है रईसी का वो डर जो अमेरिका से है। ईरान को मालूम है कि अगर वो युद्ध में कूदा तो सुपर पावर उसका नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल के एयरबेस में घुसे हैं 3 विमान, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेबनान सीमा पर एयर स्पेस में घुसपैठ की गई है। इजराइल ने 2 विमान मार गिराए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। लेबनान सीमा पर एयर स्पेस में बड़ी घुसपैठ की गई है। यूक्रेन में अब सरकार से भी ज्यादा अहम है वहां की सेना। वहां के आर्मी कमांडर जंग की आग में जल रहे इस देश को बचाए रखने के लिए अब अमेरिका ज़ेलेंस्की की जगह किसी सैन्य ऑफिसर को देश की कमान देगा। अगले साल ज़ेलेंस्की का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसे में अमेरिका की खुफिया एजेंसी के रिटायर्ड ऑफिसर ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका यूक्रेन में सैन्य तख्ता पलट करवा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जो उम्मीद की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। नाटो ने पुतिन को घुटनों पर लाने का जो ख्वाब देखा था, ज़ेलेंस्की उसे पूरा नहीं कर सके। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए अब तख्ता पलट हो सकता है। ज़ेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है और नए चेहरे को युद्ध और यूक्रेन की कमान मिल सकती है। यूक्रेन में तख्ता पलट का दावा सीआईए के एक पूर्व अफसर ने किया है। सीआईए के पूर्व अफसर के मुताबिक यूक्रेन में सैन्य तख्ता पलट की तैयारी है। ज़ेलेंस्की की जगह कमान संभालने वाले का भी चुनाव हो चुका है।
दावा है कि यूक्रेन के नए राष्ट्रपति काइराइलो बुदानोव हो सकते हैं। ये जेलेंस्की के जेम्स बॉन्ड माने जाते थे और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ हैं। बुदानोव आर्मी से जुड़े हैं और पश्चिमी देशों में अब किसी आर्मी अफसर को ही यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाने पर सहमति बनी है। यूक्रेन में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन जेलेंस्की चुनाव के पक्ष में नहीं है। जेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध के बीच चुनाव कराना सही नहीं है। अमेरिका भी मानता है कि युद्ध के बीच चुनाव संभव नहीं है, इसीलिए जेलेंस्की की तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। अब CIA के पूर्व अफसर के दावे सही साबित हुए तो यूक्रेन को जल्द एक मिलिट्री वर्दी पहनने वाला राष्ट्रपति मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।